हेलो दोस्तों, मैं अंकित स्वागत करता हूं आपका स्टडी विद अंकित में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन पॉलिटी का लेक्चर 2। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं प्रस्तावना के बारे में। प्रस्तावना मीन्स प्रियम्बल के बारे में। तो चलिए भारतीय संविधान के बारे में पहले हम थोड़ा जान लेते हैं। तो पहला लेक्चर में मैंने आपको भारतीय संविधान के बारे में डीपली बताया था। तो इस लेक्चर में भी मैं आपको संविधान के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि यह एक बुक है। मीन्स इस बुक में सारे नियम और कानून लिखे गए हैं देश को चलाने के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि जहाँ नियम और कानून एक जगह संग्रह किया गया, लिखा गया है, देश को कैसे चलाना है, उसे संविधान कहते हैं। तो ये हमारा संविधान और ये हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन्हीं के द्वारा हमारा संविधान लिखा गया था। और ये हमारा संविधान का पहला पन्ना प्रियम्बल मीन्स प्रस्तावना। तो हम यह कह सकते हैं कि प्रियम्बल यह है, प्रस्तावना यह है संविधान का इंट्रोडक्शन। जैसे मान लीजिए कि एक खिलौना अगर हम खरीद रहे हैं तो खिलौना के पहले एक हम लोग को एक पेज मिलता है जिसमें रूल लिखा रहता है कि ये खिलौना ऐसे चलेगा, ये खिलौना ऐसे चलेगा। उसी तरह संविधान का प्रियम्बल एक इंट्रोडक्शन है कि हमें संविधान में क्या पढ़ना है, हमारा देश कैसे चलेगा, ये सारा रूल संविधान में लिखा गया। और प्रियम्बल में क्या लिखा गया है कि हमारा देश ये है, हमारा देश कोई भी धर्म को नहीं मानता है, सभी धर्म सम्मान है, ये सब चीज लिखा गया है। हमें आज़ादी मिली हमारे देश में रहने के लिए, ये सब चीज हमें मतलब किस जाति को कितना आरक्षण मिलेगा, सबको बराबर बराबर मतलब सबको समान देखना है, किसी को साथ भेदभाव नहीं करना है, ये सब चीज हमारे प्रियम्बल में लिखा गया है। और यही कैसे हम लोग को समान लाना है, कैसे मतलब देश में रूल लाना है, ये सब चीज हमारा संविधान के अंदर लिखा गया है। तो चलिए अब हम जानते हैं प्रस्तावना के बारे में। तो प्रस्तावना संविधान का परिचय है। यह किसने कहा? नानी पालकीवाला ने। तो किसी ने ये कहा, तो किसी ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का आत्मा है, किसी ने कुछ कहा, तो किसी ने कहा प्रस्तावना संविधान का आत्मा है। तो यह किसने कहा था? पंडित ठाकुरदास भार्गवे ने। तो किसी ने कहा प्रस्तावना संविधान का जन्म कुंडली है। तो यह किसने कहा? के एम मुंशी ने। तो जैसे प्रियम्बल का सबसे पहला पन्ना पे लिखा हुआ था ऊपर में, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। देखिए यहाँ पे लिखा होगा वी द पीपुल ऑफ इंडिया। फिर ट्रिपल एस डी आर, संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। पंथ निरपेक्ष को हम लोग धर्म निरपेक्ष भी कहते हैं। तो हमारे प्रस्तावना में, प्रियम्बल में न्याय दिया गया है कि न्याय कितने प्रकार के हैं। तो न्याय 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। हमारे प्रियम्बल में स्वतंत्रता दिया गया है, ये कितने प्रकार के हैं? तो 5। कौन कौन से? धर्म, उपासना, विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास। और हमारे प्रियम्बल में समानता 2 प्रकार के, प्रतिष्ठा और अवसर। तो हम भारत के लोग का मतलब क्या हुआ? भारत के संविधान को भारत की जनता द्वारा बनाया और स्वीकार किया। मतलब हम भारत का लोग, मतलब जैसे ये संविधान है तो कहना ये चाहता है कि ये जो संविधान है, रूल है, ये हमारे द्वारा बनाया गया है, ये संविधान हमारे द्वारा बनाया गया है और हमारे लिए बनाया गया है। और हम इसको अडॉप्ट करते हैं, मतलब स्वीकार करते हैं कि हम इस रूल के हिसाब से देश में रहेंगे और देश को चलाएंगे। तो हम भारत के लोग का मतलब ये हुआ। फिर क्या आता है? संप्रभुता। संप्रभुता मतलब स्वयं का प्रभु, एक ऐसा देश जो अपना निर्णय स्वयं लेता है, इसके आंतरिक और बाहरी मामलों में किसी अन्य राष्ट्र का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा देश ऐसा है जैसे अमेरिका हो गया, या फिर ये लोग हमारे देश में आके कुछ हस्तक्षेप नहीं कर सकते। मतलब हमारे देश में आके कोई नया कानून या कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जो हमारा देश चाहेगा वही होगा। कानूनी संप्रभुता क्या होता है? कानूनी संप्रभुता संविधान में निवास करती है, मतलब संविधान का जो रूल है उसी के हिसाब से हमें चलना होगा। नाम मात्र संप्रभुता, नाम मात्र संप्रभुता
राष्ट्रपति पे निवास करती है, मतलब राष्ट्रपति के अकॉर्डिंग हमें चलना होगा। तो आगे हम पढ़ते हैं समाजवादी सेकंड। ट्रिपल एस डी आर का फर्स्ट हो गया हमारा, फर्स्ट हमारा हो गया आपका संप्रभुता और दूसरा हो गया समाजवादी। तो समाजवादी में भी बहुत सारे मतलब टाइप्स हैं, उदारवाद हो गया, मार्क्सवाद हो गया, समाजवाद हो गया, एक साम्यवाद है। तो उदारवाद का मतलब चलिए जानते हैं। इस विचार का जनक जॉन लॉक है। अर्थव्यवस्था का वह नमूना जिसमें सरकार हस्तक्षेप नहीं करती, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन। तो इसमें जॉन लॉक यह कहना चाहते थे कि जैसे हमारा देश है, मान लीजिए आपके पास 10 रुपया है, इनके पास 20 रुपया है, तो ऐसे ही रहने दें, किसी से कुछ पैसा ना लें, किसी से कोई टैक्स ना लें, जो जैसा है उसे रहने दें। और मार्क्सवाद का क्या कहना था? इस विचार का जनक कार्ल मार्क्स हैं। इसमें संसाधनों को पूंजीपति से लेकर मजदूरों में बांट दिया जाए। तो कार्ल मार्क्स का कहना था कि जैसे संसाधनों पूंजीपति मतलब कोई अमीर है और कोई गरीब है, तो अमीर लोग से पैसा लेके और सारे गरीब में बांट दिया जाए और सबको बराबर बराबर हिस्सा कर दिया जाए। ये कहना था कार्ल मार्क्स का। तो समाजवाद इस विचार के जनक लेनिन है, जिसमें अर्थव्यवस्था पर सरकार नियंत्रण स्थापित होता है और इसके माध्यम से सामान्य लाई जाती है। तो सरकार का यह कहना था कि मान लीजिए कि कोई गरीब है, कोई अमीर है, तो सरकार का कहना था कि मतलब हर जैसे कि हर को उसके अकॉर्डिंग पैसा मिला, उसके अकॉर्डिंग उसके साथ व्यवहार किया जाए। मान लीजिए कोई बहुत ज्यादा गरीब है और कोई बहुत ज्यादा अमीर है, तो सबके साथ ही मिलेगा, मतलब सबके साथ समान व्यवहार होगा। जैसे कोई अमीर है तो उसको 5% का जरूरत है और कोई गरीब है उसको 10% का जरूरत है। तो सरकार का कहना यह था कि जो गरीब है उसको 10% देके और जो अमीर है उसको 2% की जरूरत है उसे 2% देके और सबको समान किया जाए, किसी के साथ भेदभाव ना हो। और ये हमारे जैसे उदारवाद के जॉन लॉक, और ये हमारे मार्क्सवाद के कार्ल मार्क्स, और ये हमारे लेनिन समाजवाद के। अब भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है। इसमें दो विचारधाराएं हैं, गांधीवाद और मार्क्सवाद। और चलिए जानते हैं साम्यवाद। साम्यवाद का जनक माओ त्सोंग है। साम्य का अर्थ लोगों का समूह होता है। यह समूह अर्थव्यवस्था को नियंत्रण करता है। इसका मतलब साम्यवाद माओ त्सोंग का कहना था कि जैसे जो कुछ लोगों को दे दीजिए अधिकार कि वो सब लोग के साथ मतलब सबको समान कर दें। बस यही कहना था उनका कि सब लोग बराबर हो जाए और किसी मतलब सरकार के हाथ में ना रहे, मतलब 5-10 लोग को अधिकार दे दीजिए कि वो सबके साथ सामान्य कैसे होगा। बस ये कहना था इनका साम्यवाद का। अब चलिए जानते हैं पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष के बारे में। धर्म निरपेक्ष क्या होता है? मतलब धर्म से निरपेक्ष या अलगाव। धर्म क्या होता है? धर्म नियमों का समुच्चय है जिससे व्यक्ति ने अपने जीवन को जीने के लिए धारण कर लिया है। मतलब हम जैसे हिंदू हो गया, सिख हो गया, मुस्लिम हो गया, तो ये हर व्यक्ति मतलब कुछ कुछ होता है ना, कुछ कुछ लोग अपना धर्म अपना लिए हैं कि हम हिंदू हैं, वो मुस्लिम है, वो सिख है, वो ईसाई है, तो हमको उस धर्म में जीना है। धर्म का मतलब ये हो गया। तब भारतीय पंथ निरपेक्ष था, मतलब भारत में राष्ट्र का कोई धर्म नहीं है परंतु राज्य सभी धर्मों को समान मानता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा देश का कोई भी धर्म नहीं है कि हमारा देश मुस्लिम है, हमारा देश सिख है, हमारा देश ईसाई है, हमारा देश हिंदू है। ऐसा नहीं है। हमारे देश में सारे धर्मों को समान माना जाता है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है। जैसे आप देख लीजिए कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान में मुस्लिम देश है, तो वहाँ बहुत ही ज्यादा दिक्कत होता है, वहाँ हिंदू लोग के साथ बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होता है। लेकिन हमारा देश इतना महान है कि हमारे देश में कोई भी धर्म से लेके किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं किया जाता है।
पश्चिमी देशों में राज्य को धर्म से कोई संबंध नहीं है, राज्य धर्म में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। लोकतांत्रिक क्या होता है? जनता का शासन, मतलब जनता की सरकार, जनता के द्वारा जनता के लिए चुनी गई सरकार को लोकतंत्र कहते हैं। वर्तमान समय में विकल्पों का होना, चुनने की आजादी और स्वतंत्रता सरकार ही लोकतंत्र है। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि अभी इलेक्शन आने वाला है, तो उसमें मोदी जी खड़े हैं, बीजेपी और फिर कांग्रेस खड़ा है, तो यहाँ पर हम लोकतांत्रिक मतलब ये हुआ कि हमें कोई प्रेशर नहीं है कि हमें बीजेपी को वोट देना है या फिर कांग्रेस को वोट देना है। हमारे पास ऐसा कोई प्रेशर नहीं है। ये हमको आजादी है, हमारे पास आजादी है, हम फ्रीडम है हमारे पास कि हम किसी को भी चूज कर सकते हैं। हमारी जो इच्छा होगी हम वो सरकार को वोट दे सकते हैं। तो ये इसी से हमारा देश लोकतांत्रिक। लोकतंत्र दो प्रकार की है। प्रत्यक्ष, जहां जनता अपने सरकार को प्रत्यक्ष रूप से चुनती है, उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। मतलब जैसे स्विट्जरलैंड, जैसे मान लीजिए कि आप हमारे भारतीय पंचायती में जाइएगा, मतलब पंचायती स्तर पे जाइएगा, तो वहाँ इलेक्शन होता है। तो जैसे हम किसी व्यक्ति को वोट दिए, मुखिया के लिए दिए, किसी व्यक्ति को वोट दिए और वो आदमी मुखिया बन गया, उसी प्रकार से प्रत्यक्ष मतलब ये हुआ कि स्विट्जरलैंड में जैसे इलेक्शन होता है और हम किसी व्यक्ति को वोट देते हैं, ना कि पार्टी को वोट देते हैं। तो जैसे किसी पार्टी को वोट दिए और उससे का एक ही होगा, कोई एक ही व्यक्ति होगा कि हाँ यही प्रधानमंत्री बनेंगे, और वही व्यक्ति बन जाता है। उस व्यक्ति को दिए वोट और वो बन गया। और अप्रत्यक्ष क्या होता है? जहां जनता सरकार को अपनी प्रतिनिधियों के माध्यम से चुनती है, उसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। जैसे भारत, अमेरिका, जैसे इसमें क्या हुआ कि मान लीजिए जैसे हम बीजेपी को वोट दे रहे हैं, ना कि माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी को दिए हैं। तो जैसे अगर हम बीजेपी को वोट दे रहे हैं, तो वहां उस पार्टी में मीटिंग होगा कि हम इस बीजेपी से कौन प्रधानमंत्री बनेंगे, उसे अप्रत्यक्ष कहते हैं। हमारा जैसे भारतीय में जो क्या बोलते हैं, मुखिया का जो इलेक्शन होता है वो प्रत्यक्ष रूप होता है, और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये सब अप्रत्यक्ष होता है। तो प्रत्यक्ष जैसे हमारा मुखिया का, जैसे मैंने आपको बताया कि मुखिया का जो इलेक्शन है वो हम किसी व्यक्ति को देते हैं, ना कि पार्टी को देते हैं, वो व्यक्ति मुखिया बनता है। और अप्रत्यक्ष मतलब जैसे हम किसी पार्टी को दिए, वो पार्टी डिसीजन करेगा कि डिसाइड करेगा कि कौन हमारा प्रधानमंत्री बनेगा या फिर कौन हमारा मुख्यमंत्री बनेगा। तो भारत के पंचायती स्तर पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। गणराज्य, जिस राष्ट्र में राष्ट्र का प्रमुख निर्वाचित हो उसे गणराज्य कहते हैं। ब्रिटेन लोकतंत्र है, परंतु गणराज्य नहीं, क्योंकि राष्ट्र का प्रमुख वसुंगुनत है। तो गणराज्य का मतलब यह हुआ वह राज्य जो किसी एक राजा के अधीन न हो, बल्कि प्रजा में से चुने गए मुखियों या गुणों द्वारा चलाया जाता है। एक ऐसा देश जहां पर कोई राजा ना हो। हम में आजादी है कि हम किसी भी लोग को चूज कर सकते हैं, और हमारे पास आजादी है कि हम किस सरकार को चूज करेंगे, किस सरकार को नहीं चूज करेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।